+2 क्लास। आज हम करने जा रही हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक विच इज करोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करोजन क्या होती है उसको हम समझते हैं। करोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो मेटल है वो रेगुलरली ईट अवे होती जाती है, मीन्स वो खत्म हो रही है ड्यू टू द अटैक ऑफ द मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस। उसके ऊपर हवा में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस है उस मेटल के ऊपर अटैक करती रहती हैं, जिसके कारण वो मेटल न रहकर चेंज इनटू देयर कंपाउंड्स लाइक दैट ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, डिफरेंट कंपाउंड्स में वो बदल जाएगा। इस प्रोसेस को जिसमें मेटल रेगुलरली ईट अवे हो रही है उसे हम नाम क्या देते हैं, करोजन का। आयरन में रस्टिंग प्रोसेस सभी ने देखी ही है, दैट इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ करोजन। कॉपर आपने देखा है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है जब उसमें काफी देर तक पानी हम स्टोर करके रखते हैं, तो दैट इज आल्सो करोजन। एज वेल एज सिल्वर ब्लैक हो जाती है तो वो भी रीजन क्या होता है, करोजन। आयरन में उसको स्पेशल नाम हमने क्या रेफर किया है, रस्टिंग। तो आज यहाँ पर हम मेनली रस्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसका मैकेनिज्म है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पर। तो किस तरह से इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्किंग हो रही है, तो इसमें एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो किस तरह से रस्टिंग होती है उसको हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पंजाब बोर्ड में मोस्टली ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज अ पीस ऑफ आयरन, दिस इज आयरन, और ये जो आयरन जहां पर रस्टिंग होगी वो आपने माइंड में रखना, वो हमारे लिए एनोड की तरह बिहेव करेगा। वाई एनोड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बनाना है, ड्यूरिंग रस्टिंग होता क्या है, क्या फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3X वाटर मॉलिक्यूल। फेरिक ऑक्साइड में आयरन के पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एनोड के ऊपर। तो जहां पर भी रस्टिंग होगी, मान लेते हैं आयरन के इस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये पार्ट रस्टिंग में जाएगा ही, ठीक है। तो एनोड का हम मेंशन कर ही देते हैं। एनोड हमें समझ आ गया कि आयरन अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, हमें चाहिए नो डाउट Fe3 पॉजिटिव, लेकिन नॉर्मली वो किस में कन्वर्ट होता है, Fe2 पॉजिटिव में, विच इज अ फेरस, और चाहिए हमें क्या, फेरिक, वो भी बनाएंगे धीरे धीरे। तो ये एनोड के ऊपर प्रोसेस होगी। अब कैथोड क्या है, कहां पर किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो ये माइंड में रखो कि आयरन के ऊपर अटैक कौन कर रहा होगा, मॉइस्चर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक द CO2, O2। तो ये मैंने ले ली, लेट्स सपोज वाटर ड्रॉप, और एटमॉस्फेरिक गैसेस वेदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी और यहां से ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे विद द आयरन। तो क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर में जब CO2 मिक्स हो गई तो क्या बन गया, H2CO3, मीन्स ये कार्बोनिक एसिड बन गया। एंड कार्बोनिक एसिड आपको पता है ब्रेकअप हो सकता है, इसीलिए इट विल फॉर्म H पॉजिटिव 2 टाइम प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो ये आपके पास H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा।
अब मेन माइंड में रखते हैं कि इसमें पानी में कौन सी गैस डिसॉल्व हुई है, O2, इसलिए मेन वर्किंग करनी है। यहाँ से जो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो वो क्या हो जाएगी, रेड्यूस। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, और उस कार्बोनिक एसिड के H पॉजिटिव को वो यूटिलाइज कर लेगी। ये आपने माइंड में रखना है कि O2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, मीन्स वो रिड्यूस होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो उससे क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। ये आपने माइंड में रखना है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास 2 ऑक्सीजन आने चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। इफ इट इज 4 पॉजिटिव तो यहाँ पर क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इट मीन्स ये जो हमारा कैथोड का रिएक्शन है उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एनोड से भी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। तो हियर वी पुट मल्टीप्लाई विथ 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये एनोड का रिएक्शन और ये कैथोड का रिएक्शन आपको समझ आ गया। ये माइंड में रखो कि हमें एनोड तो क्लियर हुआ, कैथोड हमारे पास हमने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी वो साइड किस तरह से एक्ट करती है, लाइक कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कार्बोनिक एसिड हियर एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपके पास क्लियर हो गए। अब हम इस रिएक्शन का सम अप करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बना। 4 इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड विल कैंसल आउट। हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन combined with iron, 4 hydrogen taken from the electrolyte change into Fe2 positive and 2 water molecule। तो क्या ये रस्ट बन गई, नहीं भाई। वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या है, Fe2 पॉजिटिव, और मैंने आपको शुरू में ही रेफर कर दिया जो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट है वो क्या फार्मूला प्रोसेस करती है, Fe2O3, मतलब उसमें फेरिक आना चाहिए, फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर हमारा अभी तक क्या है, फेरस। इसका मतलब इसके ऊपर और वर्किंग हो तो क्या होगा कि Fe2 पॉजिटिव कंबाइन विद मोर ऑक्सीजन मोर वाटर टू चेंज इनटू फेरिक ऑक्साइड। फिर बनेगा जी इसका फेरिक ऑक्साइड, जब ये ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब ये फॉर्म हो गया। बैलेंस चेक करते हैं, आयरन 2 तो इट मीन्स लेट 2, ऑक्सीजन आपका 2 और 1 3 पुट कर दिया, हाइड्रोजन इट मीन्स 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज होंगे। बट ध्यान से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4, और यहाँ पर कितना आया, 2, अनबैलेंस। तो इट मीन्स क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब ये 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाया तो ये 4 हो गया, ये 3 है, इट मीन्स यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ 2 आया तो ये कितना हो गया, 4, इट मीन्स यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाया तो ये कितना बन गया, 8, इट मीन्स यहाँ पर भी 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर 8 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर 4 आने का मतलब क्या है कि आपके पास 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, है ना। आयरन 4 होना चाहिए है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ 8 है और दूसरी तरफ भी 8। ये हमारे पास टोटल रिएक्शन बनेगा। यू हैव टू हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग करके चेक करोगे, फिर आपको कंफर्म ये होगा। नेक्स्ट इज ये बन गया Fe2O3। अभी भी कहानी पेंडिंग है, वाई, बिकॉज अभी भी ये और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3 एक्स वाटर मॉलिक्यूल विच इज द रस्ट। ये हमारे पास अब तैयार क्या हो गई, रस्ट। इट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट।
तो ये सारा मेथड आपने अप्लाई करना है विच रिप्रेजेंट करोजन प्रोसेस, विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, या यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ करोजन। किसी भी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वन थिंग मोर कि हमने एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था कि जब एल्युमिनियम में वाटर स्टोर करते हैं, हमारे पास जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह किचन में यूज होते हैं नॉर्मली एल्युमिनियम के यूज होते हैं। तो जैसे ही वाटर में स्टोर करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है एंड दैट वन इज प्रोटेक्टिव। हम वहां पर रेफर करते हैं ना कि वो प्रोटेक्टिव है, वो फर्दर एल्युमिनियम को करोजन होने से रोकती है। सिर्फ उनका जो कलर होता है वो थोड़ी सी लस्टर जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वो फर्दर करोड नहीं होती। तो ये उस तरह से बिहेव क्यों नहीं करती? तो बेटा माइंड में रखो कि ये जो रस्ट बनती है या उस केस में जो ऑक्साइड की लेयर बनी है और इस केस में जो ऑक्साइड की लेयर बनी है, इनमें डिफरेंस क्या है? वहां पर जो अपने पास एल्युमिनियम में बनी थी वो उसके ऊपर ही चिपक जाती है, दैट इज स्टिकी इन नेचर, जिसके कारण वो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है और आपका एल्युमिनियम जो होता है वो सेफ रहता है। बट आयरन के केस में आपने देखा है वो जस्ट पाउडर लाइक होती है ना, तो वो नॉन स्टिकी नेचर के होने के कारण जैसे ही बनती है वहां से रिमूव हो जाती है। फिर से आयरन इन कंसर्न विद द एयर, वाटर के कंसर्न में आ जाता है, फिर से रस्टिंग होने लग जाती है। अगर यही स्टिकी नेचर की होती तो एल्युमिनियम की तरह प्रोटेक्शन कर सकती थी, लेकिन ये पाउडर फॉर्म होती है, नॉन स्टिकी होती है, इजीली वहां से रिमूव हो जाती है, जिसके कारण इसमें रस्टिंग ज्यादा हो जाती है। मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं आयरन का वो जल्दी रस्टिंग में जाकर खराब हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट करोजन। करोजन को प्रमोट करने वाले फैक्टर और किस तरह से करोजन या रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रस्टिंग या करोजन के लिए क्या मैकेनिज्म है वो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको रस्टिंग की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन वी डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर विच प्रमोट करोजन। तो सबसे पहला फैक्टर उन्होंने रेफर किया है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, या सिंपली आप कह लें कि जो भी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियस है वो एयर से, मॉइस्चर से ज्यादा रिएक्ट करेंगी, उनका करोजन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सो जितनी ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगी उतनी ज्यादा वो करोड हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो if there is impurity is present तो they will help to form the electrochemical cell। मतलब आयरन उसमें मान लेते हैं इम्प्योरिटी एल्युमिनियम की, जिंक की, किसी की भी प्रेजेंट है, तो एक एनोड की तरह दूसरा कैथोड की तरह वर्किंग करना शुरू देगा, बन गया उनका तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस तरह से उनकी करोजन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर प्योर हमारे पास मेटल प्रेजेंट है तो उसमें करोजन कम होता है इन कंपैरिजन जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ये दोनों तो आपको पता ही है, बहुत ही हमारे सॉलिड पॉइंट्स हैं कि एयर उसमें क्या होता है, गैसेस लाइक CO2, SO2, उन्हीं गैसेस के कारण तो हमारे पास क्या बना था, इलेक्ट्रोलाइट बना था, कैथोड बना था। तो एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं दे आर हेल्पफुल टू कन्वर्ट द मेटल इनटू देयर कंपाउंड, वेदर वो ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट कुछ भी बना सकती हैं, मीन्स वो मेटल को करोड करेगी। और वाटर तो आपको पता ही है, जो गैसेस ने अटैक करना होता है नॉर्मली वो कैसे करती हैं, बाय मिक्सिंग विद द वाटर। वाटर में पहले डिसॉल्व होती हैं, फिर वो मेटल के ऊपर अटैक करती हैं। हाँ, ये भी प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ड्राई करोजन। उसमें गैसेस डायरेक्ट मेटल के सरफेस के ऊपर अटैक करती हैं। वह ज्यादा केसेस किसके मिलते हैं हमारे पास, वेट करोजन के, मीन्स गैसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में मिक्स अप हुई एंड देन दे रिएक्ट विद द मेटल। नेक्स्ट इज एक बात और यहाँ पर
कि अगर आप आयरन के पीस को ही ले लेते हैं, प्लेस इन द वैक्यूम, मतलब ना उसमें एयर है, ना उसमें मॉइस्चर है, ना ही किसी तरह की इम्प्योरिटी है, प्योर आयरन नेल्स ली और उसको मैंने वैक्यूम में प्लेस कर दिया, तो क्या उसका करोजन होगा? नो, बिकॉज मैंने इन सभी पॉइंट्स को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये फैक्टर किस तरह से हमारे आयरन को या किसी मेटल को अफेक्ट करते हैं वो समझा जा सकता है। अच्छा बेटा, स्ट्रेन्स इन मेटल। स्ट्रेन्स इन मेटल मीन्स जहां पर कट हो, जहां पर बेंडिंग हो, वो एरियाज ज्यादा सस्केप्टेबल होते हैं फॉर द रस्टिंग प्रोसेस, फॉर द करोजन प्रोसेस। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स है, तो ये जो है वो कंडक्शन में हेल्प करेगा, आपको पता ही है, फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जितना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, उतनी करोजन ज्यादा होगी। ये आपने पढ़ा ही था कि करोजन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस कंडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और करोजन प्रोसेस को भी एनहांस करते हैं। फैक्टर्स जिसके द्वारा हम करोजन को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आप सभी जानते हो, आपने उसके बारे में बहुत सुना है, दैट इज द बैरियर प्रोटेक्शन। उसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट वन आप उसके ऊपर पेंट कर दो। पेंट कर दिया तो जब तक आयरन के ऊपर, मैं आयरन ही बार बार रेफर कर रही हूँ, कोई भी मेटल यूज कर रही है हम, तो मेटल के ऊपर जब आपने पेंट किया हुआ है, जब तक वो पेंट रहेगा उसके ऊपर मॉइस्चर या एयर का असर, इफेक्ट, रिएक्शन नहीं होगा और वो प्रोटेक्टिव रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि मशीनरी में पार्ट्स जो आयरन के या किसी भी मेटल के यूज हो रही हैं, अब उनके ऊपर तो पेंट नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई ऑयल और द ग्रीस, जिसके कारण उसका बाहर की एयर और मॉइस्चर से कंटेक्ट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और मेटल प्रोटेक्ट हो जाएगी। थर्ड है कवरिंग विद मोर रिएक्टिव मेटल, या यू कैन से नॉन करोडिंग मेटल। मान लेते हैं निकल है, एल्यूमिनियम है, आपने बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड आयरन को कवर कर दिया, तो क्या होगा, आयरन आपका प्रोटेक्ट रहेगा और जो भी कुछ होना है वो इन मेटल्स का होगा। इन मेटल्स में ऑक्सीडेशन होगी, ये मेटल की लस्टर, चमक जो है वो खराब होगी, लेकिन आयरन आपका सेफ रहेगा। तो लाइक दिस भी हम बाय कवरिंग विद द रिएक्टिव मेटल या नॉन करोडिंग मेटल्स के द्वारा भी आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, चाहे तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज कर ली या फिर लेट्स सपोज हम उसमें उसके सोल्यूशन में डिप कर ली। लाइक जिंक का सोल्यूशन ले लिया, उसमें आयरन के पीस को डिप कर दिया, तो इस तरह से भी उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी और हमारा आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द बैरियर प्रोटेक्शन जिसके द्वारा हम मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपने बहुत बार सुना है, सैक्रिफिशियल। क्या मतलब होता है? कुर्बानी करना। तो हमारे आयरन को बचाने के लिए हम किसी और मेटल की कुर्बानी दे देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसके लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है वो कौन सी होती है? गैल्वेनाइजेशन। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, वो हम स्टडी करते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन। हमारे पास जिंक की कवरिंग कर देते हैं ऑन द आयरन। आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कवरिंग कर दी। वाई जिंक? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चैप्टर में आपने की थी, वहां पर आपने पढ़ा था इसकी वैल्यू थी -0.44।
और इसकी हमने वैल्यू की थी -0.76। मीन्स इसमें इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन मोर रिएक्टिविटी है। ये इसके प्रेफरेंस में ऑक्सीडेशन में जाएगी, ये एनोड की तरह वर्किंग कर सकती है, ये एयर के साथ रिएक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जब तक ये आयरन के सरफेस के ऊपर है आयरन आपका बचा रहेगा। इवन आप कह सकते हो कि लेट सपोज आयरन के ऊपर आपने इसकी कवरिंग कर दी, बट यहाँ पर ये नेक्ड हो गया, मीन्स इसके ऊपर जिंक की जो कवरिंग थी वो रिमूव हो गई। इवन देन ये जिंक यहां से आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज आयरन के कंपैरिजन इवन देन जिंक विल लॉस इलेक्ट्रॉन। ये एनोड और ये कैथोड। तो जब तक आपका आयरन एज ए एनोड वर्किंग नहीं करता, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी और वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से जिंक जो है वो आयरन की प्रोटेक्शन करता है। वन टर्म मोर की जब जिंक की आउटर गैसेस से रिएक्शन होती है तो इट विल चेंज इनटू जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही फॉर्मेशन हो जाते हैं कंपाउंड की जब ये CO2 या वाटर से रिएक्शन करता है। लेकिन इसके कारण क्या होगा, इसकी जो लस्टर है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, बट आयरन रिमेन सेफ। वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लेट सपोज आयरन सरफेस इज कवर्ड विद सम लेस रिएक्टिव मेटल। लेट इसके ऊपर आयरन इज कवर्ड विद कॉपर, इसकी थी 0.44 वोल्ट और इसकी है पॉजिटिव 0.34। अब दोनों को लिया गया है तो दोनों में ऑक्सीडेशन किसकी होगी, ऑब्वियस है इसकी, बिकॉज इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है। इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन गया ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया मीन्स होगी रस्टिंग, तो ये आप प्रेफर नहीं करोगे। लेट हम कह दें कि टिन की कवरिंग कर दो, मीन्स जिसकी है 0.14 वोल्ट, तो क्या ये प्रोटेक्ट रहेगा? नहीं, बिकॉज अभी ये किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में, और ये किस में जाएगा, रिडक्शन में। हमने क्या कहा था कि जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स उसमें रिडक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगेन देन वही हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ये रस्टिंग में रिडक्शन में जा रहा है, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए टिन या कॉपर की कवरिंग करने का हमें नुकसान है। हमने कवरिंग किसकी करनी है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन ऑफ आयरन कम हो, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडेशन में जा सके। तो दिस इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, कवरिंग ऑफ द जिंक ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और आल्सो कॉल्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। मीन्स जो आयरन है उसको बना दो कैथोड और कोई भी उसके कंपैरिजन ऐसी मेटल ले लो जो एक्ट कर सके एज एनोड। जब आयरन आपका कैथोड बन गया मीन्स उसके ऊपर रिडक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो वो आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट। ये मेथड नॉर्मली अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए यूज किया जाता है। किस तरह से इसको यूज करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज आयरन पाइप और मेटल जो हमने यूज की दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को चाहे आयरन की पाइप के साथ डायरेक्टली हम अटैच कर दें या विद द वायर्स हमने अटैच कर दी। अब आपको पता है इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, कितनी होती है, -0.44 और इसकी कितनी होती है, Mg2 पॉजिटिव, Mg -2.37 है ना। तो अब दोनों को अटैच किया गया है, दोनों में विच वन अंडरगो ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसकी, सो इट एक्ट एज एनोड अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज इनटू दिस वन और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है विद द वायर यहाँ पहुंच जाएंगे आयरन के अराउंड जो मॉइस्ट सॉइल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव आयन, O2
और वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और क्या बना लेंगे, वाटर, जो हमने पहले भी किया था, लाइक दिस वन, है ना। तो ये आपका आयरन, ये तो रहा प्रोडक्ट, इसका तो कुछ भी बीच में कुछ भी वर्किंग ली नहीं हमने, इसमें हुई ऑक्सीडेशन और यहाँ पर O2 की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आपका आयरन कहीं यूज हुआ नहीं, दैट रिमेन प्रोटेक्टेड। तो लाइक दिस बाय द कैथोडिक प्रोटेक्शन हम आयरन को सेव कर सकते हैं। लास्ट इज द एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन में हमने क्या यूज करना है, अल्केलाइन फॉस्फेट और अल्केलाइन क्रोमेट। इस सोल्यूशन को हम यूज करेंगे। इसने क्या करना है, इट रिमूव द H पॉजिटिव आयन, बिकॉज ये अल्केलाइन नेचर का है तो जितना भी H पॉजिटिव है वो रिमूव कर देगा। H पॉजिटिव अगर रिमूव हो गया तो इट मीन्स आपका जो कैथोड है वो रिमूव हो गया। ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगा, अब आपके पास रस्टिंग नहीं होगी। लाइक दिस वी कैन प्रोटेक्ट द आयरन। ये प्रोसेस कार रेडिएटर्स में नॉर्मली यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट द फैक्टर विच अफेक्ट द करोजन एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट द करोजन।